एकांकी जो हमारी चल रही है वो है जान से प्यारे। आदि एकांकी हमारी इसके पूर्व पीरियड में हो गई है। डॉक्टर कौशिक जी ने एक नया फार्मूला बनाया है कि मृत व्यक्ति भी जीवंत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है बड़ा बेटा या छोटा बेटा दोनों भी नहीं चाहते। और जाहिर बात है जब स्वयं उस पिताजी की औलादे या बेटे हैं वो भी वही नहीं चाह रहे हैं, तो भला बहू कैसे चाहेगी कि उनके ससुर फिर से जीवित हो। तो यहाँ से डॉक्टर कौशिक को जो है खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ रहा है। वो वहां से निकलते हैं, लेकिन अभी भी डॉक्टर कौशिक ने हिम्मत नहीं हारी है। और फिर जैसे अविनाश कहता कि अब क्या करें, कहते कोई बात नहीं, अब कहाँ जाना है बताइए। अविनाश कहता है तो डॉक्टर कौशिक अखबार देखकर फिर स्कूटर अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। जिस अखबार में उन्होंने निशान लगाए थे, जहां जहां पर भी जो इस प्रकार के समाचार छपे थे, शोक समाचार छपे थे, वहां पर निशान लगाए थे। तो कहता ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ नहीं तो नहीं, और दूसरी तरफ हम जो है कोशिश करेंगे, क्योंकि डॉक्टर कौशिक जो है वो हार मानने वाले व्यक्ति नहीं है। वो अपना स्कूटर स्टार्ट करते हैं। काफी दूर चलने के बाद मकानों के नंबर पढ़ते पढ़ते वे सही पते पर पहुंच जाते हैं। मकान के अंदर बाहर सफेद कपड़ों में बहुत से स्त्री पुरुष नजर आते हैं। बरामदे में मृत औरत का शव ले जाए जाने के लिए तैयार है। घर की बहू अपनी बाह पर 3-4 भारी साड़ियां लेकर खड़ी है और दूसरों से सलाह कर रही है कि कौन सी साड़ी उस पर डाली जाए। जो सुहागन और जैसे से कोई एक औरत है जो अधेड़ उम्र की कहो या बूढ़ी कहो, वो मर गई है, उसका निधन हो गया है। तो उसकी शव यात्रा या उसका शव जो है लेकर जाने के लिए अब तैयार है, और उसी पर साड़ी डालने के लिए एक औरत वहां पर खड़ी हुई है। सहसा यह औरत कौन है? उसकी बहू है। वो आगे आ ही जाएगा। अंत में सलाह वगैरह करके एक साड़ी को चुन लिया जाता है कि ये शव पर डाल दी जाए। शव के पैरों के पास एक नवयुवक गमगीन बैठा है, और उसी शव जो औरत का शव है, उसी शव के पास एक गमगीन नवयुवक बैठा है, मतलब जान जवान जो है उसका लड़का वो बैठा है। डॉक्टर कौशिक उसे अलग आने का इशारा करते हैं। डॉक्टर कौशिक अब इतने लोगों में दे रहे सीधा कैसे कहेंगे, तो उसको जो है वो अलग बुलाते हैं और अपने हाव भाव से सारी चीजें वो बताते हैं। उतने में गिरजा के हाथ पर अभी भी साड़ियां लटकी हुई है। आकर वो प्रश्नवाचक निगाह से दोनों की ओर देखती है। नवयुवक जल्दी से उसे समझाता है, और नवयुवक जो है वह वो बताता है कि कौशिक जो है इस प्रकार का फार्मूला लेकर आए हैं। वो अपनी पत्नी को समझाता है, और पत्नी जो है मतलब उसका नाम गिरजा है, उसके नवयुवक की पत्नी का नाम, और इसकी सास का जो है यहाँ पर निधन हुआ है। तो वो जो सारी चीजें कहता है, ये बहुत परेशान हो जाती है ना। और फिर वो जो नवयुवक है, वो जो लड़का है उसका, नवयुवक मतलब यहाँ पर उस जो बहू है गिरजा जो है, तो वो नवयुवक जो है अम्मा फिर से जी सकती है, ये डॉक्टर साहब का कहना है। इनके पास कोई ऐसी दवाई है। वो जो है अपने पत्नी को गिरजा को कह देता है कि अम्मा फिर से जिंदा हो सकती है। ठीक है, ये जो डॉक्टर आए हैं ना, ये डॉक्टर कौशिक, वो यही बता रहे हैं। गिरजा सीधे डॉक्टर कौशिक से कुछ आक्रामकता से देखती है, और फिर जो है गिरजा के ओठ जो तो गुस्से में भीग जाते हैं, है ना। मतलब इतने दिन के बाद इतना खुशी का दिन आया, खुशी का दिन आया, मतलब उसकी सास अब इनको छोड़कर जा रही है, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गई है। इतने खुशी के क्षण में भला ये कौन आया नई मुसीबत, ये कहता है कि मेरी सास को फिर से जिंदा करेगा, है ना। वो चिढ़ जाती है। हाँ, अब वो बोलती है एक ठंडी और निश्चय आवाज लेकर, मतलब आंसू का कोई गीलापन ना उसके शब्दों में है, ना उसकी आंखों में। मतलब कोई भी दुख जो है उसको अपनी सास के जाने पर नहीं हुआ है। वो कहती देखिए डॉक्टर से, क्या कहती है, क्या आपको पता है माँ जी किस जानलेवा बीमारी से तड़प तड़प कर गुजरी है? उनको पता है क्या ये इनको क्या बीमारी थी और कितना तड़प तड़प कर मरी है? मतलब कितना अच्छा हुआ मर गई, कितनी तड़पती थी। हाँ, आज 5 साल बाद वो पहली बार चैन की नींद सो रही है। क्योंकि 5 साल से ये परेशान थी, हाँ, इस जानलेवा बीमारी से, और आज वो चैन की सो रही है। नहीं तो इन सालों में सारी सारी रात खास खास कर इन्होंने अपना और मेरा जीना हराम कर रखा है। इतने साल सोते जागते आटो पहर इनकी सेवा आखिर किसने की?
मैंने ना 5 साल हो गए, एक खाली खांसती रहती थी, ना खुद सोती थी ना मुझे सोने देती थी, और मेरे सिवा इनकी कोई सेवा भी नहीं करता था। हाँ, घर के सब लोग किसी न किसी बहाने भाग जाते थे। हाँ, कोई कोई दफ्तर जाता था तो कोई कॉलेज जाता था, मतलब कोई भी जो है इसकी तीमारदारी वगैरह नहीं करता था। केवल मैं ही थी जो इनकी तीमारदारी में लगी हुई थी, इनकी सेवा में लगी हुई थी। बाकी बहुएं तो अभी आएगी, एक आध घंटे हाय हाय करेगी और उनके बक्से टटोलने में लग जाएगी। मैं ही हूँ जो सारी जिम्मेदारी निभाती हूँ। माँ जी को अपना जीवन देने आए हैं या मुझे मौत? जो कहती कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। 5 साल से माँ जी परेशान थी, और न केवल माँ जी, मैं भी बहुत परेशान रही हूँ। मैंने ही इनको संभाला है, 5 साल तक सेवा की, कैसे की मुझे ही पता है ना? दूसरी बहुएं तो आएगी क्योंकि माँ जो है उनके पास नहीं थी, इसलिए आएगी, एक आध घंटा रोएगी, हाँ हूँ करेगी ना, हाय हल्ला मचाएगी, है? और फिर जो है बक्से वगैरह टटोलेगी कि अम्मा ने या सास ने कुछ रखा है या नहीं रखा है ना? और फिर जो है चले जाएगी। इसलिए तुम इनको जिंदा या इनको जीवन देने आए या मुझे मौत, है ना? ये तो मैं तो जीते जी जैसे मर जाऊंगी। नवयुवक एक क्षण बड़ी हताश से अपनी पत्नी की ओर देखता है, फिर डॉक्टर कौशिक को खेलता हुआ बाहर आता है। स्कूटर के पास अविनाश खड़ा है, जो शक्ल से ही डॉक्टर की निराशा को या कौशिक की निराशा को समझ जाता है। मतलब यहाँ पर भी डॉक्टर कौशिक का काम नहीं बनता है, और वो जो नवयुवक है वो जो है अपनी पत्नी के आगे नहीं जा सकता है। मतलब यह भी एक विडंबना है, यह भी एक समाज की सच्चाई है। जैसे ही लड़का लड़के को बड़ा किया जाता है, प्यार मोहब्बत वगैरह देकर, पैसा खर्चा करके, इतना सारा सब कुछ देकर उसको बड़ा किया जाता है, उसकी शादी की जाती है, और शादी होने के बाद जो है वो अपने माँ बाप की नहीं सुनता, बल्कि अपनी पत्नी की सुनता है, जिसको कहना नहीं चाहिए लेकिन जोरू का गुलाम जैसे कहा जाता है। और फिर वो माँ बाप से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सहसा वो जो नई आई स्त्री है या बहू है, वो उस बेटे को अपने माँ बाप से वह तोड़ देती है। उस प्रकार से इस पर भी गिरजा का प्रभाव है, इस नवयुवक पर। और वो भी जैसे नवयुवक कहता है कि नहीं नहीं तुम चले जाओ। जैसे ही वो बाहर आता है, अविनाश बाहर स्कूटर के पास खड़ा है ना, उसकी हिम्मत नहीं होती कि अंदर जाए, तो वो समझ जाता है उनके चेहरे को देखकर कि ये जो फार्मूला था इसका प्रयोग यहाँ पर भी नहीं हुआ है। और नवयुवक कहता है जाने दो डॉक्टर साहब, है ना, मेरी बीवी थोड़ी सी लड़ाकू है, ये तुम्हारी बात को नहीं मानेगी। फिर वो नवयुवक अंदर जाता है। कौशिक अपनी ब्रीफकेस लेकर स्कूटर पर आ जाता है। अविनाश तसल्ली देने के लिए डॉक्टर का खाना थपथपाता है, कहता कि कोई बात नहीं, और सही, और दूसरी जगह जाकर हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, इस नुस्खे का हम प्रयोग करेंगे। उसको थोड़ी सांत्वना वगैरह देता है, थपथपाता है, और फिर ये जो है अपने तीसरा निशान लगाया है मोहब्बत नगर पर। यह भी वो जो है, देखिए अब तीसरा, पहले एक पुरुष जो वृद्ध पुरुष था उसका निधन हुआ था। दूसरी घटना है, एक स्त्री है, सहसा किसी की माता है या सास है, उसका इंतकाल हुआ या उनका उनकी मृत्यु हुई है, उनका निधन हुआ है। लेकिन वहां पर भी ये लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, ये फिर से उसको जो है जिंदा देखना नहीं चाहते हैं। वो जीवन वो उनका फिर से दुभर करना नहीं चाहते हैं, या खुद को मौत नहीं चाहते हैं। वो इसी में आनंद मानते हैं कि ये चली गई, अच्छा हो गया, जिससे पीड़ा छूट गई है। वह भी जो डॉक्टर कौशिक का जो फार्मूला है वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। और अब तीसरा तीसरा निशान लगा हुआ होता है। डॉक्टर कौशिक हार मानने वाले व्यक्ति, वो वो बिल्कुल लगे हैं कि इस नुस्खे को जो है आजमाने के लिए, और उनको यकीन है कि मेरा नुस्खा जो है बिल्कुल काम आएगा ही, है? इसलिए वो तीसरे लक्ष्य की ओर जाते हैं। और जैसे पहले भावना नगर था, उस तरह से इस बार जो है उस जो कॉलोनी का नाम है या उस एरिया का जो नाम है वो है मोहब्बत नगर। मतलब लोग जो है काफी मोहब्बत से या प्यार मोहब्बत से लोग यहाँ पर रहते हैं। वहां देखता है कि वहां पर भी एक फ्लैट है, कोई मकान या बड़ा फ्लैट जिसको हम कहते हैं, इमारत है, और उसमें जो है सन्नाटा छाया हुआ है। तीन चार लोग एक जीप को चारों ओर से सफेद कपड़े से
ढक रहे हैं। हिम्मत कर डॉक्टर कौशिक मकान के अंदर दाखिल होते हैं। कमरे में सफेद वस्त्रों में 15-20 स्त्रियां बैठी है। उनके बीच एक नवयुवती एकदम काले वस्त्रों में सिर झुकाए सिसक रही है। उसने आंखों पर आंचल रखा हुआ है। कमरे की दीवार पर मृतक की फोटो लटकी है, जिस पर फूलों का हार चढ़ाया हुआ है। हृदय विदारक दृश्य। और जैसे ही वो मकान में चला जाता है, एक पॉश कॉलोनी है, मोहब्बत नगर नाम है, और वहां पर जो है उस कमरे में कोई कई स्त्रियां वगैरह रो रही है। एक जो पुरुष नवयुवक पुरुष है, उसकी वहां पर लाश है, और वहीं पर बैठकर एक स्त्री रो रही है। संभवतः उसका वो पति था और ये पत्नी है जो रो रही है। उसका फोटो भी लगा हुआ है, उसको फूल मालाएं वगैरह पहनाई गई है। और काफी मुश्किल होता है जब नवयुवक या नवयुवती, जान जवान जिसको हम कहते हैं, किसी का देहांत हो जाता है, हमें बहुत बुरा लगता है। कोई वृद्ध व्यक्ति मर जाता है जिसकी उम्र हो गई, उम्र दराज जिसको हम कहते हैं, वो यदि उसका इंतकाल हो जाता है, उसका अंत हो जाता है या मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो इतना बुरा या इतनी पीड़ा हमको नहीं होती है। ससा पूछा जाता है कितने साल के थे, तो 85 साल के थे, 90 साल के थे, तो हमको इतना कुछ नहीं लगता है। लेकिन कहा जाता है कि बस 22 साल का था, 26 साल का था, तो नवयुवक वो मर गया है, तो बहुत बुरा जो है आदमी को लगता है। उसी प्रकार का यह दृश्य है। कैप्टन शर्मा जो है, जो मिलिट्री में थे, और वो उनका ही देहांत हो गया है। डॉक्टर कौशिक जो है, वो विधवा जो है कैप्टन शर्मा की, उससे बात करना चाहते हैं। नवयुवती को होश करती है, धीरे से भीड़ से उठकर डॉक्टर कौशिक की तरफ आती है। बहुत रो लेने के बाद उसकी आंखें बड़ी उदास और भीगी लग रही है। उतने में डॉक्टर कौशिक किसी को कहते हैं कि उस विधवा से जो है, कैप्टन शर्मा जी जो स्वर्गवासी हैं, उनकी पत्नी से मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, विधवा से मैं बात करना चाहता हूँ। क्या बात करना चाहते हैं, तो आप हम जानते हैं, क्योंकि वो कौशिक की ये जो डॉक्टर शर्मा जी की जो पत्नी है वो नहीं जानती, लेकिन हम जानते हैं कि क्या बात करेगा। उसके पास एक ऐसा नुस्खा है जो उसको देने से मृत व्यक्ति भी जीवित होता है। लेकिन ये बात जो है, वह जो है कैप्टन शर्मा के पत्नी को नहीं मालूम है। वो भी वहां पर आ जाती है, वो देखती कि कोई व्यक्ति है ना, इन वगैरह किया हुआ, टाई वगैरह पहनी हुई है, उसको लगता है कोई अच्छा अफसर वगैरह आया है। डॉक्टर कौशिक कहता, मैंने आज सुबह अखबार में आपके द्वारा दिया गया समाचार पढ़ा तो दिल हिल उठा। मैं आपके लिए जीवन का नया संदेश लाया हूँ। बजाय सीधे सीधे कहने के, वो थोड़ी अपनी बात को परिवर्तित करके कह देता है, घुमाकर कह देता है कि मैं आपके लिए जीवन का नया संदेश लेकर आया हूँ। आप इस खुशखबरी को पाकर झूम उठेगी। आप इतनी रो रही है, आपके पति जिसे यहाँ पर नहीं रहे है ना, उनका देहांत हो गया है, तो मैं आपके लिए ऐसी खबर लाया हूँ कि आप खुशी से झूम उठेगी। नवयुवती प्रश्नवाचक दृष्टि से डॉक्टर कौशिक को देखती रही। मतलब ऐसी क्या खुशी हो सकती है, वो डॉक्टर को देखती है एक नजर से, तो अफसर लग रहा है कि क्या बात है जैसे। हाँ, एक जिज्ञासु औरत अगरबत्तियां जलाने के बहाने उन दोनों की तरफ आ गई। नवयुवती उसकी ओर सतर्कता से देखते रही। नवयुवती ने कहा, कमला जाओ साहब के लिए पानी लाओ। तो उसको लगता है कोई बड़ा अफसर होगा मिलिट्री वगैरह का, या कोई और होगा। वो जो दूसरी साथी होती है वो कहती लाओ साहब को जो है पानी वगैरह लाओ। डॉक्टर कौशिक, धन्यवाद, क्या आप दोनों में बहुत प्रेम था? डॉक्टर साहब कहते हैं, देखिए अभी तक डॉक्टर साहब ने बताया नहीं उनको कि वो खुद डॉक्टर है और किस लिए आए हैं, है ना। लेकिन वो जो है, उसको जो है डॉक्टर कौशिक को कोई अफसर जो है ये समझ रही है। तो फिर जो सामान्य बात होती है कि क्या बहुत प्रेम था, आंखें उनको बेहद, अगर उन्हें कहीं बाहर जाना पड़ता था तो मिनट मिनट पर मुझे फोन कर कर मेरा हालत पूछते थे, और मुझे गुस्साखाने में भी देर हो जाए तो गंवारा नहीं करते थे, आवाज देते थे। मतलब इतना अधिक प्यार जो है वो मुझसे करते थे। फिर वो कहते, वो डॉक्टर कहता, फिर ये कैसे सर्वनाश कैसे हो गया? कहता कि एयर क्रैश हो गया है। जो हवाई जहाज में सफर कर रहे थे, या लड़ाकू कोई विमान होगा, वो क्रैश हो गया है, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। वो ओफ कहता है डॉक्टर, रे बहुत बुरा हुआ। एक क्षण सन्नाटा, फिर अपनी आवाज में सहज उत्साह भर कौशिक कहते हैं, बहुत बुरा लगता है डॉक्टर कौशिक को भी। फिर एक दम भर के वो उस कैप्टन की पत्नी को कहते हैं, देखिए लेकिन अब आपको अपना जीवन अकेले नहीं गुजारना पड़ेगा। अब धीरे धीरे अपनी बात पर वो आ रहे हैं। मैं आपके पति को फिर से जीवन दे सकता हूँ, इसलिए आया हूँ। वो किस लिए आया है डॉक्टर कौशिक वो बता देते हैं।
और अब तक जो है कैप्टन शर्मा की पत्नी समझ रही थी पता नहीं कोई अफसर आया है, कोई अफसर आया है। नवयुवती का चेहरा कुछ विकृत हो गया और वो परेशान हो गई। अरे ये डॉक्टर है, वो भी इसलिए आया है कि वो उसके पति को फिर से जीवित करेगा, है ना। नवयुवती, किस तरह? मैंने एक ऐसा मिक्सर बनाया है जिससे मरा हुआ इंसान जी सकता है। तो कैसे बनाएंगे, है ना, वो भी शुरू कर देती है, कैसे जीवित करोगे? वो कहता है कि मैंने इस तरह से नुस्खा बनाया है। नवयुवती कठिन करी और मैं समझ बैठी कि आप बीमा कंपनी से आए हैं। मतलब इतना इसलिए आदत वो कर रही थी, इतना अपने पति मरने के बावजूद भी उसी समय ये आदत इसलिए कर रही थी ताकि वो समझ गई कि वो समझ रही थी कि ये बीमा कंपनी से आए। बीमा कंपनी का मतलब समझते हो? मतलब जो जब दुर्घटना होती है तो जीवन का बीमा निकाला जाता है और मरने के बाद उनके जो वारस होते हैं, उत्तराधिकारी होते हैं, उनको पैसा मिलता है। ये भी पैसे के लालच में आती है और ये समझती है डॉक्टर कौशिक को कि बीमा कंपनी के कोई अफसर आए हैं, है ना। और जैसे ये बात को सुनती है तो कहती कि मैं अपने शेखर की पवित्र काया को दूषित नहीं करूंगी। मतलब वो भी नहीं चाहती कि ये जो है फिर से जिंदा हो। कहती नहीं नहीं, मैं जो है मेरे पति को आपके जो नुस्खा है उसको टच भी करने नहीं दूंगी। उसको जो है दूषित, मैं उनके काया को, उनके शरीर को दूषित नहीं करवाना चाहती हूँ। नवयुवती की तीखी आवाज और तमतमाए चेहरे से समक कर डॉक्टर कौशिक बाहर को भागते हैं। हड़बड़ी में ब्रीफकेस भूलने लगता है, लेने के लिए मुड़ता है। नवयुवती फिर से धुड़कारती है, अभी गए नहीं आप, यहीं पर है। वो जिसे ब्रीफकेस भूलता है फिर ब्रीफकेस लेता है। मतलब क्या होता है, संक्षेप में यह है कि यहाँ पर भी जो है डॉक्टर कौशिक का काम नहीं बनता है ना। वो चाहता है, देखिए कैसे जमाना है, ये तीसरी घटना है। वो चाहता है कि मरे हुए मृत व्यक्ति को फिर से जीवित करे। एक नुस्खा उसके पास आया है, लेकिन दुनिया इतनी जालिम है, पारिवारिक रिश्ते इतने जालिम हो गए हैं, लोभ के कारण, अर्थ के कारण, मतलब पैसे के कारण, लालच के कारण कोई भी जो है अपने अपने जान से प्यारे व्यक्ति को फिर से जीवित करना नहीं चाहता है। डॉक्टर कौशिक जाता हूँ कहकर वहां से बाहर आ जाते हैं, माथे का पसीना पूछते हैं। बाप रे, कहते हैं कि कितनी खतरनाक ये विधवा थी। वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर भी अब काम नहीं बना है। अब वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये जो नुस्खा बनाया है, ये जो फार्मूला बनाया है, वो किस पर आजमाया जाए। कोई भी व्यक्ति जो है वो चाहता नहीं है कि उसका नुस्खा जो है आजमाया जाए। सहसा ये कहूँ कि कोई भी व्यक्ति चाहता नहीं कि उसका परिवार का जो सदस्य जिसका निधन हो गया, जो मृत्यु को प्राप्त हो गया, वो फिर से जीवित हो उठे। अविनाश कहता, देखिए छोड़िए डॉक्टर, अब भी किन दिलों में से तेल निकाल रहे हैं, है ना। पैसे सबसे बड़ा महबूब नहीं है। कहते कि नहीं छोड़िए डॉक्टर, अब कुछ नहीं रहा है। पैसे से बढ़कर अब कोई महबूब या मोहब्बत नहीं है। आजकल सब कुछ पैसा ही है डॉक्टर साहब, छोड़ दो आपके फार्मूले को, कोई काम का नहीं है। डॉक्टर कौशिक कहता, देखिए जिंदगी जिंदाबाद, एक पता बाकी है, चलेंगे, क्या पता वहां कोई हो जिसे सचमुच कोई जान से प्यारा हो। वो कहता ठीक है, लेकिन फिर भी डॉक्टर हार मानने के लिए तैयार नहीं। वो कहते जिंदगी जिंदाबाद, एक पता है। अब ये शहर का आखिरी जो है दुर्घटना हो गई है, जहां पर जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं वहां पर जाएंगे। फिर भी वो कहता है कि मृत्यु नहीं बल्कि जिंदगी जिंदाबाद है ना। और उसे सचमुच ही कोई ना कोई व्यक्ति ऐसे जरूर मिलेगा जो जो जान से प्यारा होगा, किसी को अपने जान से प्यारा होगा, अपनी जान से ज्यादा कोई किसी को चाहता होगा और वो उसको फिर से जीवित करना चाहेगा। ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति मुझे जरूर मिलेगा। और वो निराश न होकर जो अंतिम अंतिम जो निशान लगा है उस अखबार में, उसकी ओर जाते हैं। स्कूटर फिर से हमेशा की तरह चल पड़ता है। हमने देखा अभी तक तीन घटनाएं हुई हैं जहां पर तीनों ने भी, उनके परिवार ने इस नुस्खे को आजमाने से इनकार कर दिया है। वो जो है साइन बोर्ड दिखता है इबादत नगर। देखिए भगवान जो है भावना नगर, मोहब्बत नगर, और इसके बाद अब है इबादत नगर, जहाँ पर इबादत की जाती है ना, प्यार मोहब्बत की इबादत की जाती है, दुआ की जाती है। इस तरह से वो उस कॉलोनी का नाम है इबादत नगर। बस्ती में एक मकान के बरामदे में छोटी सी भीड़, बड़ी कमसीन नवयुवती मर गई है। अब यहाँ पर क्या होगा, पहले उसके पहले जो है कैप्टन शर्मा की मृत्यु हुई थी। अब यहाँ पर नववधु, मतलब जिसकी अभी भी शादी हुई है, वो नववधु जिसको कहा जाता है, वह मर गई है। और
उसका पति अपने सीने पर हाथ मार मार कर विलाप से रो रहा है। कम सी नववधु मर गई है, शादी हुई है, और उसका जो पति है वो हाय 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 कहकर जो है रो रहा है, बहुत बुरा जैसे लग रहा है। ये दृश्य देखकर किसी का भी दिल दहल उठेगा। डॉक्टर कौशिक जो डॉक्टर है ना, उनका भी दिल जो है पसीज जाता है, काफी दुखी जो है ये हो जाता है। पति देखिए, जैसे मैंने उदाहरण बताया इसके पहले, रोने के तरीके बताए मैंने, याद कैसे किया जाता है मरने वालों को वो बताया, उसी का एक नमूना यहाँ पर उदाहरण के स्वरूप दिया है। पति कहता है देखिए, हाय कम्मो, मतलब नाम होगा कुछ उसका, लेकिन कम्मो प्यार से कहना है, हाय कम्मो तू कहाँ चली गई, तुझे क्या हो गया कम्मो, हाँ कैसे गई, मुझे छोड़कर कैसे गई कम्मो, हाँ मुझे ईश्वर ले जाते, तुम्हें क्यों लेकर गए। ये फिर मैं कह रहा हूँ कि ये कहने की बात है। जब संवाद की बात आती है, कहने की बात आती है, तो हम बिल्कुल आसानी से कह देते हैं, और ये तो प्यार मोहब्बत की बात है, नौ युवकों की बात है। अक्सर मैंने ये कहते हुए सुना है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर ला सकता हूँ। कहाँ से लाएगा, ये भी कोई बात हो गई है, चांद तारे कहाँ से तोड़ कर लाएगा। जो उसके वश में है उतना कहना चाहिए आदमी को, लेकिन इतना बड़ा जा कर कहता है कि जो चीज हो नहीं सकती है वो कहता है। इसलिए यह भी जो है परेशान हो रहा है, हाय कम्मो कैसी चली गई, तुझे कैसे ऊपर वाले ने उठाया, तेरी जगह मुझे अगर ले लेता। कई बुजुर्ग लोग जो है उसको उसको समझा रहे हैं, उसको दिलासा दे रहे हैं। यह घटना आम है, इस तरह की घटनाएं आपको अक्सर कहीं पर भी देखने मिलेगी। ये भारतीय संस्कृति है, पाश्चात्य में ऐसा नहीं होता है, बहुत कम लोग वहां पर होते हैं। या सऊदी अरब वगैरह भी जाते हैं तो इतना वहां पर होते वगैरह नहीं है, तो वो कहते हैं कि जो ईश्वर की चीज थी उसने उसको वापस ले लिया है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता है, कोई मर गया है तो उसकी याद कर करके जो है लोग जो है रोते रहते हैं, विशेषकर उनके परिवार के जो नजदीकी लोग हैं वो तो ज्यादा ही रोते हैं, और लोग जो है समझाने का काम करते हैं। मृत बहू की सास रोती है, सास हाय रे मेरी सोने जैसी बहू कहाँ चली गई। अब सास भी है वहीं पर है, जबकि जीते जी सास और बहू का जो रिश्ता है ये कभी भी जो प्यारा या माँ बेटी जैसा रिश्ता हो नहीं सकता, या होता नहीं है। हो सकता होगा, लेकिन अक्सरियत में ये देखा गया है कि हमेशा यह देखा गया है कि सास और बहू का हमेशा झगड़ा ही होता है, कोई प्यार मोहब्बत नहीं होती है। लेकिन अब बहू पर लोग सिधार गई है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो सास भी जो है वहां पर रोने लगी है, और जैसे कह रही कि हाय रे मेरी सोने जैसी बहू, हाँ कहाँ चली गई, तुझे भी जाना था, उम्र तो मेरी जाने की है, तुम कैसे चली गई। हालांकि अगर कह देते हाँ ठीक है वो जिंदा होगी तुम मर जाओ, तो नहीं नहीं कहेगी, है ना। बहुत बार ऐसे हुआ है, एक चिता जल रही थी और एक आदमी इतना रो रहा था, तुम कैसे छोड़कर चली गई, अब मेरे जिंदगी को कोई मतलब नहीं है, मेरा जीना व्यर्थ है, मैं भी इसमें उड़ी डालूंगा, मैं भी मर जाऊंगा। लोग उसको समझा रहे, अरे नहीं नहीं नहीं, पीछे खींच रहे हैं, नहीं नहीं मुझे छोड़ो, नहीं नहीं मुझे छोड़ो, एक बार छोड़ दो उसको, नहीं जाएगा, चिता पर नहीं कूदेगा, है ना। लेकिन समाज है, दिखावा भी बहुत ज्यादा है, सास भी जैसे कह रही है और लोग जो है उसको समझा रहे हैं। इतने में जो है यहाँ पर डॉक्टर कौशिक जो है सहानुभूति से उस युवा विधुर को, विधुर जिसकी पत्नी मर जाती है उसको विधुर कहते हैं, और जिसका पति मर जाता है उसको विधवा कहते हैं। ये नाम है, जिसका ब्याह हुआ है और जिसकी पत्नी मर गई है उसके पति को विधुर कहा जाता है, याद में रखिएगा। जैसे विधवा है वैसे लड़का जो है वो विधुर होता है। तो उस विधुर को, उस युवक को जो है वो अपने कमरे में बुला लेते हैं, बाजू में उसको ले लेते हैं, और डॉक्टर कौशिक जो है उसको बता देते हैं। क्या बता देते हैं, अब फिर से मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपका दुख जो है वाकई बहुत बड़ा है, मैं आपकी पत्नी को नया जीवन देने आया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी को एक नया जीवन मैं दे दूंगा। प्रस्ताव सुनते कम्मो के पति की भंगिमाएं बदलती रही, उसके चेहरे पर आश्चर्य, चिड़ और अविश्वास के भाव बड़ी तेजी से आ रहे थे। अंत में वो बड़ी दार्शनिक आकृति बना लेता है और वो परेशान हो जाता है कि क्या कह रहे हो डॉक्टर, है ना, भला मरी हुई कोई स्त्री है वो वापस कैसे आएगी, या फिर वो उसने पहले ही सोच रखा है कि अब पत्नी चली गई तो फिर क्या क्या सोचना है, क्या क्या करना है, हाँ? या उसका जो कोई चक्कर चल रहा है, या फिर और कोई वो दूसरी
लड़की को देखेगा, उससे ब्याह करेगा। ये सारी चीजें वो मन ही मन इसने सोच रखा है। और ये आकर क्या बीच में ही कह रहा है कि मैं तुम्हारी पत्नी को जो है फिर से जीवन दे सकता हूँ। देखिए पति कहता है डॉक्टर साहब आप किस कम्मों को लौटाने की बात कर रहे हैं। तो नया ही जैसे संवाद आ गया, किस कम्मों को मतलब तेरी ही पत्नी को, है ना। लेकिन जैसे कौन कम्मो कैसी कम्मो, अब वो तो नहीं रही ना, इस तरह से कि कैसे साहब कौन से डॉक्टर साहब कम्मो लौटाने की बात कर रहे हैं। वो हाड़ मास की काया, वो तो मिट्टी है मिट्टी। अगर कम्मो उस जज्बात का नाम है तो मेरे रग रग में समाया है, वो कहाँ है डॉक्टर साहब। देखिए वो यहाँ है, वो वहाँ है, वो कोने में है, वो इस कोने में, वो इधर है, वो उधर है, वो हर जगह है। कहते कहते कम्मो का पति पास पड़े अखबार से अपना मुंह जो है वो ढांक लेता है। देखिए मतलब क्या है कि यह जो है ये नवयुवक जो है जिसकी जो जो विधुर है, ये जो है बहाने बना रहा है और जिसे खुद को मानसिक पीड़ित जैसे व्यक्ति होता है उस तरह का जो है ये एक्टिंग कर रहा है। ये जो है अभिनय करता है कि कैसी कमो क्या कमो, वो तो चली गई लेकिन मेरे रस रस में है, मेरे नस नस में है, मेरे रग रग में हर जगह है, इस कोने में है उस कोने में है मेरी कम्मो। हाय मेरी कम्मो, वो हाड़ मास की कम्मो चली गई, अब कम्मो सिर्फ मिट्टी है मिट्टी, है ना। इस तरह से वो कहता है। और जो है वह डॉक्टर कौशिक ध्यान से उस निशान को देखते हैं और उतने में कहकर वो क्या करता है, वो पेपर लेता है और अपने चेहरे पर लगा देता है, सहसा मुंह छुपा लेता है। और जिसे मुंह छुपाता है तो जो विज्ञापन का पन्ना है वो पीछे से इस तरह से वो आ जाता है और उस पर जो है विवाह के जो विज्ञापन होते हैं, मतलब पति चाहिए, पत्नी चाहिए, दूल्हा चाहिए, लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, इस तरह के जो विज्ञापन होते हैं उस विज्ञापन के 2-3 निशान उसको दिखाई देते हैं। मतलब कल रात में ही या सुबह में ही इसके पत्नी का देहांत हो गया और इसने अखबार में से जो इश्तिहार है, विज्ञापन है विवाह विषयक, उस पर इसने निशान भी लगाए हैं कि इनका अंतिम संस्कार होते ही इसको दूसरी शादी करनी है। इस तरह से निशान भी वो देखता है डॉक्टर कौशिक और बड़े परेशान हो जाता है और धीरे से बाहर को चल देते हैं। बाहर अविनाश खड़ा है, वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं। डॉक्टर कौशिक उसका कंधा दबाते हैं और निराश होकर वो जानता है कि ये भी जो है अपने निश्चय को नहीं आजमाएगा, जो फार्मूला बनाया है उसको नहीं जो है यह भी आजमाएगा। वो निराश और हताश होकर वो हार कर, यूं कहूं कि इस दुनिया की लोभी प्रवृत्ति से या स्वार्थ से हार कर उस कमरे से बाहर आ जाते हैं। बाहर अविनाश है, अविनाश का अंदर वो थपथपाते हैं। सहसा वो ये कह रहे हैं कि मैं जो था वो गलत था, तुम ही जिंदा, तुम ही सही है। तुम जो कहते थे कि जिंदगी और मौत दोनों एक ही प्रकार की है, जो जिया है वो मरेगा ही और जो मरा है वो पहले जिया ही। मतलब जीवन है तो मृत्यु है, मृत्यु है तब तो तभी तो जीवन है। इस तरह से डॉक्टर कौशिक कहते हैं कि तुम ठीक कहते थे और मैं ही जैसे गलत था। अविनाश कहता मौत जालिम है डॉक्टर साहब, मैं जानता हूँ ना, मौत बहुत जालिम होती है, लेकिन क्या है उस व्यक्ति के लिए जो चला गया है, बाकी लोगों के लिए नहीं। इसलिए मौत जालिम है मगर जिंदगी के कायदे उससे भी ज्यादा जालिम है। लेकिन जो जिंदगी के कायदे हैं, जो इस संसार के कायदे नियम कानून बनाए हैं, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक और जालिम है। हर व्यक्ति यहाँ का स्वार्थी है, हर व्यक्ति यहाँ का लोभी है, लालची है और इसी स्वार्थ के कारण, इसी जो है लोभ के कारण जो है यहाँ पर मौत तो जालिम है, लेकिन मौत से भी जालिम जो है यहाँ के इस दुनिया के नियम और कायदे कानून जालिम है। स्कूटर पर सवार दोनों व्यक्तियों के अक्सर धीरे धीरे दूर पड़ते हुए वो चले जाते हैं और यहाँ पर एकांकी का पर्दा जो है यहाँ गिर जाता है। एकांकी जो है यहाँ पर समाप्त हो जाती है। सहसा एकांकी आपको समझ में आ गई होगी। एकांकी का शीर्षक था जान से प्यारे। जिसे मैंने कहा कि कोई भी केवल ये कहने भर के लिए ये ठीक है, लेकिन जब इस पर अमल की बात आती है, इस पर जब चलने की बात आती है तो हर कोई जो है दूर भाग जाता है। मतलब जिसके करनी में और कथनी में अंतर आ जाता है। कथनी में मतलब बहुत जोर जोर से आदमी बोलता है कि हर घर से योद्धा निकलना चाहिए, हर घर से वीर जन्म लेना चाहिए। और जब बात आती है उसके अपने घर की, वो कहता पहले मेरा नंबर नहीं, सामने वाले घर का ही पहला नंबर
वहीं से शुरुआत कीजिए, मेरे घर से नहीं। मतलब यहाँ पर दुनिया जो है काफ़ी ज़ालिम है और कोई भी जो है अपने आप को जो है जान से प्यारा कहने के लिए है, कोई भी नहीं होता है। उन्होंने इतना आविष्कार किया और पुनः जीवित करने का प्रयास किया, लेकिन एक भी व्यक्ति ने जो है इनके फ़ॉर्मूले को आज़माया नहीं, सभी ने इनका इनकार किया। इस एकांकी में 4 अलग-अलग आयु और 4 अलग-अलग लिंग की घटनाएँ बताई गई है। पहले वृद्ध मर जाता है, उसके बाद जो 2 वृद्धा या स्त्री मर जाती है, उसके बाद कैप्टन शर्मा मर का यहाँ पर घटना बताई, कैप्टन शर्मा की मौत हो जाती है और अंत में नववधू की मौत हो जाती है। मतलब पूरे स्तर समाज के जितने भी स्तर होते हैं, पूरे की मृत्यु पर भी ये लोग तस्समस नहीं होते हैं। मतलब कोई जान से प्यारा जो है इस दुनिया में नहीं होता है। आदमी को, व्यक्ति को अपने अपनी ही जान की ज़्यादा फ़िक्र पड़ी है। मुझे तो उस बंदरनी की याद आ जाती है, जो बंदरिया अपने बेटे को नीचे रखकर उसके ऊपर खड़ी हो जाती है। मैं समझता हूँ एकांकी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगली एकांकी में मिलते हैं, अगले पीरियड में फिर एक नए एकांकी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।